अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत काबीना का पहला इजलास मिलकर मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए पुरज़्म है। नई हुकूमत है लेकिन चैलेंजेस वही पुराने हैं बल्कि बहुत ज़्यादा हैं। पिछले अदवार की निस्बत इस दफ़ा महंगाई बढ़ती जा रही है और जो चैलेंजेस हैं वो भी बहुत मुश्किल हैं। महंगाई का ख़ात्मा सबसे बड़ा चैलेंज है और साथ ही साथ IMF को कैसे डील करना है। नए वज़ीर ख़जाना IMF से तवील प्रोग्राम की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह 4 साल प्रोग्राम मिले ताकि माशी तौर पर इस्तेकाम आ सके। लेकिन माशी इस्तेकाम से पहले सियासी इस्तेकाम ज़रूरी है और सियासी इस्तेकाम से भी पहले मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती का होना बहुत ज़रूरी है, जो इस वक्त चैलेंज हो रहा है। और इसके ऊपर अपोजिशन जमातें सरापा एहतजाज भी हैं। जब तक ये सारी चीज़ें सेटल डाउन नहीं होती मुल्क इस्तेकाम की तरफ नहीं आएगा। जब सियासी इस्तेकाम होगा तो माशी इस्तेकाम भी आएगा। लेकिन मौजूदा हुकूमत जो है वो पुरज़्म है, वो कोशिश कर रहे हैं इत्तेहादियों के साथ मिलकर आगे बढ़ा जाए। और जो कल डेवलपमेंट हुई उस तनाजुर में अगर हम देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून यानी हुकूमती जमात के दरमियान मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस चीज़ को आज सदर ममलकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने भी अप्रिशिएट किया और वो कह रहे हैं कि मफाहमत को हमने आगे लेकर चलना है। डायलॉग के ज़रिए ही हम चीज़ें बेहतरी की तरफ ला सकते हैं, पॉलिसीज़ बना सकते हैं। पार्लियामान को मजबूत करना होगा और फैसले पार्लियामान के अंदर करने होंगे। पार्लियामेंट मजबूत होगी तो आपको थर्ड पार्टी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, जो कि पिछले अदवार में हमने देखा कि जितने भी फैसले हुए वो पार्लियामेंट से बाहर हुए, चाहे अदलिया हो या इस्टेब्लिशमेंट हो। मामलात कहीं और से डील हुए और उसका नुकसान अल्टीमेटली पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को हुआ है। आज भी अगर तमाम स्टेक होल्डर्स बिल बैठ कर फैसला करते हैं, कानून साजी करते हैं, इस्लाहात की तरफ आगे बढ़ते हैं तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं, मामला बेहतर हो सकते हैं। और इसका बराह रास्त फ़ायदा पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को होगा और रियासत पाकिस्तान को होगा। पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतरी की तरफ जाएगी। मुल्क में चूँकि जो इस वक्त शिद्दत पसंदी है उसका ख़ात्मा होगा और मुल्क जो है खुशहाली की तरफ भी बढ़ेगा और जो IMF के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी ख़त्म हो सकेंगे। जिन शराइत के साथ IMF के पास और तवील मुद्दती प्रोग्राम लेने की कोशिश की जा रही है, ये ख़ुद एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा हुकूमत के लिए। और जो वफाकी वज़ीर ख़जाना है वो बड़े पुरुमीद हैं। वो कह रहे हैं कि हम तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इसमें टैक्स नेट में लेके आएंगे और कोशिश करेंगे कि रेवेन्यू जनरेट करें। जहाँ जहाँ रेवेन्यू की लीकेज हो रही है उसको डिजिटल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये माजी की हुकूमतों में भी कोशिश की गई है। यहाँ पे चूँकि माफियास का राज है, उनको चैलेंज करना सबसे मुश्किल काम है। तो ये सारी चीज़ें होंगी कैसे, और उस तरह का मैंडेट भी मौजूदा हुकूमत के पास नहीं है। इत्तेहादी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब आप बात करते हैं वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं है। वो आइनी फोरम पे तो ज़रूर इस हुकूमत का साथ दे रही है, लेकिन बराह रास्त जो बड़े फैसले करने हैं वो ख़ुद मुस्लिम लीग नून और उसकी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको करने होंगे। इसमें जो थिंक टैंक है हुकूमती, वो कितना बेहतर इनपुट दे सकेगा और चीज़ें कैसे बेहतरी की तरफ जाएंगी, इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है जनाब सैयद अब्बास हैदर साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, माहिर कानून हैं। शाह साहब खुशामदी कहते हैं आपको शो में। थोड़ी देर में हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे सरदार नज़ाकत साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और उनके साथ मौजूद होंगे मुबश्शिर जावेद साहब, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। शाह साहब गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। आइन और कानून की बालादस्ती की बात हो, मौजूदा जो हालात हैं, जिन हालात में ये इलेक्शन हुए, आइनी इदारों का जो इनपुट रहा कंट्रोवर्शियल भी रहा, बहुत सारी जगहों पे चैलेंजेस भी रहे, किस तरह देखते हैं? एक नए फेज़ में एक ट्रांजिशन ज़रूर हुई है, इस ट्रांजिशन को कैसे देखते हैं? आइन और कानून की बालादस्ती और मामलात अब लगता है कि बेहतरी की तरफ जाएंगे और जो सड़कों पे हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं कि ईद के बाद मौलाना साहब भी कह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी और मामलात जो हैं वो राइट फोरम पे ही डिस्कस होंगे। मेरा ख्याल है इनको राइट फोरम पे ही डिस्कस होना चाहिए, क्योंकि जब तक आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी तब तक रियासत का पहिया सही नहीं चल सकता। और आज तक जो इलेक्शन में जो सूरत हाल थी, पहले गुजरी 2024 की इलेक्शन जो अभी हुई, जी,
उसमें जो सूरत हाल गुजरी वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मामलात हुए कि आइन और कानून के जो रूल ऑफ लॉ की बात थी उसको चैलेंज किया गया, उस पर सवाल उठाया गया कि भाई रूल ऑफ लॉ नहीं है, और इलेक्शन में ख़ास तौर पर रिगिंग का जो है वो सवाल उठाया गया। तो ये तमाम तर चीज़ें होती रहती हैं और ये हालात इस तरह सूरत हाल पैदा होती है तो इस तरह के सवालात उठाए जाते हैं। तो उम्मीद यही है कि अगर ये आइन और कानून के फोरम पर कानूनी मसले को कानूनी तौर पर हल करने के लिए इसको ले आएंगे तो मेरा ख्याल है ये मुल्क के लिए बेहतर है और आवाम के लिए बेहतर है। ठीक। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कि पिछले एक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हम बात कर रहे हैं, सड़कों पे हमें नज़र आई, बहुत सारे इश्यूज़ भी हुए 9 मई के बाद, एक अलग लेवल की उनको मज़म्मत का सामना करना पड़ा। वकला का इनपुट बड़ा ज़बरदस्त रहा इस दफ़ा भी, गो कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फेवर में रहा, लेकिन एक मज़म्मत हमें नज़र आई मफहमत के मुकाबले में। इस मज़म्मत को कैसे देखते हैं? 2007 में भी ये मज़म्मत थी, इस दफ़ा भी हमने देखी, स्टैंड लिया गया और बहुत सारी सख्तियाँ भी थी। उन सख्तियों के होते हुए लोगों ने स्टैंड लिया और वो उन्होंने अपनी अपनी पसंदीदा जमात के लिए वोट भी किया। तो अवाम में जो एक थोड़ा सा एक चेंज नज़र आया, थोड़ा सा एक हौसला नज़र आया, इसको आप किस तरह देखते हैं? ये बड़ा ज़बरदस्त है। जहाँ तक आपने पहले फेज़ में तो बात की कि वकला ने जो स्टैंड लिया और पार्टिसिपेट किया पॉलिटिकली, तो इस तनाजुर में आप क्या कहते हैं? तो वकला का पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में ये तो एक बेहतरीन नमूना है और इस तरह करना चाहिए। और वकला जो हैं वो बुनियादी तौर पर इंसाफ की कोशिश करते हैं कि इंसाफ को जो है वो लागू किया जाए किसी न किसी तरीके से रियासत के अंदर। तो उन्होंने इंसाफ के लिए जो कोशिशें काविशें की हैं और पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की सरबुलंदी के लिए जो कोशिशें और काविशें की हैं, ये तो काबिल तहसीन है। लेकिन अब उसको न्यूट्रल वे में देखना चाहिए। एक वकील को वकील की हद तक, एक लॉयर को लॉयर की हद तक ही लेना चाहिए। रूल ऑफ लॉ की जंग तो ज़ाहिर है आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है, तो उसके लिए तो स्टैंड लेना चाहिए। हाँ, इस पे बिल्कुल, इस पे मजीद बात करेंगे। ज्वाइन किया हमें सरदार जाकिर साहब ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सरदार साहब खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। बहुत शुक्रिया। सरदार साहब, किस तरह देखते हैं थोड़ी सी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं? लास्ट प्रोग्राम में आपसे बात हुई थी, आसिफ अली जरदारी साहब ज़ाहिर अब सदर बन चुके हैं। कल जो अली अमीन गंडापुर और प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद जो मीडिया ब्रीफ हुआ उसमें भी, और आज आसिफ अली जरदारी साहब ने भी इस मुलाकात को बड़ा खुशाइन करार दे दिया। क्या समझते हैं कि एटलीस्ट माजी की एक तलखियाँ थी, बहुत ज़्यादा नफ़रतें थी, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा रही हैं? कुछ इंडिकेटर्स आपको भी नज़र आ रहे हैं कि अब टेबल पे बैठ जाएंगे, एटलीस्ट चाहे PTI हो, आपकी जमात हो, मुस्लिम लीग नून हो, और इख्तलाफात तो ज़ाहिर हर पार्टी के होते हैं। आपने भी अपने निशान से इलेक्शन लड़ा, मुस्लिम लीग नून ने भी, आप भी उन पर तनकीद करते रहे, लेकिन अल्टीमेटली ज़ाहिर आप बैठते हैं, मैंडेट के चोरी होता है, किसी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपके भी हैं, दूसरी जमातों के भी हैं। एटलीस्ट इस बहस के साथ टेबल पर बैठ के और पार्लियामान के अंदर रहते हुए इस्लाहात की तरफ बढ़ा जा सके, मफाहमत की तरफ जाया जा सके, तो कोई उम्मीद आपको नज़र आई इस कल की डेवलपमेंट के अंदर? बहुत शुक्रिया। देखिए, कल जो चीफ मिनिस्टर KPK और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के दरमियान जो सीटिंग अरेंजमेंट हुआ और बड़ी अच्छी उनके दरमियान मीटिंग हुई, और बाहर आके CM KPK ने भी वहाँ पे बात की मीडिया से, एहसन इकबाल साहब ने भी बात की, और जो बात थी और जो बॉडी लैंग्वेज थी दोनों पार्टिसिपेंट की, मैं समझ रहा हूँ कि बहुत ही पॉजिटिव थी, और उससे पूरे पाकिस्तान के अंदर एक उम्मीद तो डेफिनेटली एक हुई है लोगों को कि पाकिस्तान के अंदर जो रिकंसिलिएशन की जो पॉलिसी है उसको आगे लेके चलने में ये मुलाकात एक संगे मील की हैसियत रखती थी। लेकिन मैं आज ये देख रहा था साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर साहब को, वो इतने फ्रस्ट्रेट हुए मेरे ख्याल में कल की जो मीटिंग हुई है उससे ज्यादा इंटरनली PTI के अंदर बहुत ज्यादा ग्रुपिंग है। वो नहीं चाह रहे थे कि अली अमीन गंडापुर KPK का चीफ मिनिस्टर बने, और आज उन्होंने दुख और दर्द की बुनियाद के ऊपर जो एग्रेसिव और जो फ्रस्ट्रेट होकर जिस तरह की स्टेटमेंट दी है, मैं समझ रहा हूँ कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि एक तरफ पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, तमाम इदारे
एक पेज पे आने की कोशिश कर रहे हैं। और कल एहसन इकबाल साहब ने जो स्टेटमेंट दी कि सियासत अपनी अपनी, लेकिन रियासत हम सबकी साझी है, बिल्कुल। इस चीज पे आपको याद होगा कि सबसे ज्यादा अगर क्रेडिट पाकिस्तान के अंदर किसी के पास है तो वो पाकिस्तान के मौजूदा प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के पास है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास है, जिन्होंने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर, जब इस्लामाबाद के अंदर एक मजहबी जमात में धरना दिया था तो उन्होंने फ्लोर पे खड़े होकर कहा था कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं। हम तो बुनियादी तौर पे एक मैच्योर पॉलिटिक्स की तरफ जाना चाह रहे हैं। और मैं समझ रहा हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब जब से मुल्क के प्रेसिडेंट बने, पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी है, पाकिस्तान का इंटेलेक्चुअल लेवल जो है, जो एक कंस्ट्रक्टिव सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, जो एक विनर माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहा है, बढ़ना चाहता है, उनको एक उम्मीद लाजमी उनको एक उम्मीद लगी है कि पाकिस्तान के अंदर जो आसिफ अली जरदारी साहब है वो सबको साथ लेके चलेंगे। लेकिन मैं अगेन अभी थोड़ी देर पहले मैं एसएच उमर साहब का अपना एसएच कैसे साहब का स्टेटमेंट सुन रहा था कि जिस तरह उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया है, मैं समझ रहा हूँ कि उनके ऊपर ये कल की जो मुलाकात थी ये बहुत ही नागवार गुजरी है। सरदार साहब, इसमें तो कोई शक नहीं, लोगों को एहतियात करने की कुछ ग्रुप्स इस तरह के हैं, बट अली अमीन साहब को भी आप जानते हैं, वो बानी चेयरमैन पीटीआई, उनकी मर्जी के खिलाफ तो ज़्यादा मुलाकात नहीं हो सकती थी, तो उनकी मर्जी से ही हुई है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। इस चीज़ को एहसन इकबाल साहब ने भी बड़ा खुशाइंद करार दे दिया और खुद आसिफ अली जरदारी साहब ने भी। आगे बढ़ते हैं तो ज़रा पार्टी में इख्तलाफात होते हैं, कुछ ग्रुपिंग तो रहती है, हर पार्टी के अंदर होता है ये, लेकिन माजी से आपको लगता है कि जो 1988 में बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान उस वक्त मुस्लिम लीग नून और पीपीपी के दरमियान जो हुआ था पंजाब में, तो एक वफाक और पंजाब की जंग छिड़ी थी, वो सियासी तौर पे उस चीज़ का नुकसान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुआ था, मुस्लिम लीग नून को उसका फ़ायदा हुआ था। शायद उस वाक़े से आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सीखा है कि नहीं, केपी को हमने किसी तरह तंग नहीं करना, सिंक करना है। ज़रा वफाक की कोशिश ये होती है कि वो सूबों को अपने साथ मिला कर चले, इकाई वो। तो आप समझते हैं कि शायद ये उस वाक़े से इन्होंने सीखा कि अगर केपी हमारे साथ नाराज़ रहा, दूर रहा, तो वफाक में हुकूमत चलाना भी मुश्किल होगा। देखें सफीर, इस वक्त जो वफाक में हुकूमत चलाने या ना चलाने की बात नहीं है, इस वक्त जो हमारे जो सीरियस क्राइसिस है, हमें उससे कैसे निकलना है, ये हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को सोचना है। ठीक। तो अगर हम लोग एक मैच्योरिटी का मुजाहरा करेंगे, पाकिस्तान के चारों सूबों को साथ लेके चलेंगे और खास करके जो छोटे सूबे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट करने की कोशिश करेंगे, उनको एक एहसास महरूमी से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। बेशक वो पॉलिटिकल हमारे अपोनेंट्स हैं, उनको वो हमारे खिलाफ सियासत करते हैं, लेकिन कल जिस तरह अली अमीन गंडापुर साहब ने एक स्टेटमेंट दी है कि मैं जब भी प्राइम मिनिस्टर साहब पेशावर गए, मैं अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे मौजूद नहीं था, अब जब भी आएंगे तो मैं उनका इस्तकबाल करूंगा। इससे बड़े दूरस्थ नतायज बरामद होने की उम्मीद पाकिस्तान के अंदर की जा रही है कि पाकिस्तान के चारों सूबों के अंदर कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, उनकी कोऑर्डिनेशन, उनका इक्वेशन, उनकी नेशनल और इंटरनेशनल जो कोर इश्यूज हैं हमारे, उनके ऊपर कंसेंसस होना बहुत जरूरी है। तो मैं समझ रहा हूँ कि कल की जो मीटिंग थी, तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी के ऊपर उसके काफी पॉजिटिव असरात मैं सुबह देख रहा था। पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट्स हैं और बाकी जितने इश्यूज हैं, बाकी जितने एक्टिविटीज हैं हमारी बिजनेस की, उसके ऊपर भी पॉजिटिव एक इम्पैक्ट पड़ा था। लेकिन अगेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को अब कम अज कम एहतजाज करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनको एहतियात करने की जरूरत है कि वो रियासत के लार्जर इंटरेस्ट के लिए, और मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो अवाम है, जो इस पर सबसे ज्यादा उनको सेक्रीफाइस का सामना करना पड़ रहा है, उनके लार्जर इंटरेस्ट के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक रहनुमा है वो अपने जमात की जो फ्रस्ट्रेशन है वो आके उसको ना निकालें, बल्कि पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के मुल्क के लिए, मुल्क होगा तो सियासत होगी, मुल्क होगा तो ये रियासत है, तो हम सब लोग हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें अगेन मैं एक उम्मीद करता हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब जो मंजे हुए पॉलिटिशियन है, जिसके ऊपर न कि सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में एक आर्टिकल लिखे गए इसके ऊपर कि आसिफ अली जरदारी साहब जब मुल्क के प्रेसिडेंट बने, तो एक उम्मीद की जा रही है कि वो पीटीआई समेत
तमाम ठीक, पॉलिटिकल फोर्सेस इसमें को साथ सरदार साहब लेके आप ही की बात को कैरी फॉरवर्ड करते हुए आप समझते हैं अब चूंकि सी पैक के हवाले से भी बड़ी ज़बरदस्त मीटिंग्स रही नए और अगले मरहले का आगाज़ हो रहा है चूँकि मासी में आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में भी बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ गो कि उस वक्त इतनी पब्लिसिटी नहीं मिली और 2008 से 13 के दरमियान बड़े बड़े काम हुए अब चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं चीन ने भी बड़ा ज़बरदस्त खैर मकदम किया इस बात का तो खित्ते में डेवलपमेंट होगी ये अंदरूनी जो हमारे मसले मसाइल हैं अब ज़ाहिर रमज़ान के बाद तो सेटल डाउन हो जाएंगे चीज़ें और बेहतरी की तरफ जाएंगी तो एक नए दौर का आगाज़ होगा मफामत का भी और इसका फ़ायदा होगा क्योंकि 8 से 13 में हमने देखा क्यू लीग जिसको आप कातिल लीग कहते थे वो भी आपके साथ इत्तेहादी बनी और आपने स्मूथ 5 साल गुजारे उसमें भी गो के मुस्लिम लीग नोट प्रोटेस्ट करती रही आपके खिलाफ चीज़ें होती रही बट ये कि आपकी कैबिनेट ने 5 साल पूरे किए प्राइम मिनिस्टर तो दोनों बदल गए उनको सजाएं भी हुई लेकिन अब चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी इस तरह का कोई बड़ा आईनी बहरान नहीं आएगा। देखिए सफीद ये पॉलिटिक्स के अंदर कोई चीज कहना मेरे ख्याल में काबिल वक्त होगा ज़ाहिर है जब अपने अपने नजरियात के ऊपर पॉलिटिक्स की जाती है तो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लाजमी होता है लेकिन हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है और बिलखुसूस जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं अगर आप उनकी पर्टिकुलर बात करेंगे तो जो सी पैक बेसिकली है वो पाकिस्तान के अंदर जो इसकी बुनियाद रखने वाले आसिफ अली जरदारी साहब हैं जिनका जो जो विजन था कि हमें पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर की तरफ जाना है और हमने जो बिलियन और ट्रिलियन डॉलर जो उसका फायदा पाकिस्तान को होगा वो 25-50 साल आगे देख रहे थे और उस वक्त भी जो क्रिटिक्स थे वो आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे थे लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज्यादा जरूरत जफीर इस चीज की है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो और पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस चाहे मिलिट्री और उसके अलावा पाकिस्तान के तमाम इदारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सिविल ब्यूरोक्रेसी जुडिशरी सबको मिलके इस मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट के लिए काम करना है और बिलखुसूस उसमें मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है कि मीडिया अपना रोल अदा करे और पाकिस्तान की जो पॉजिटिविटी है वो पूरी दुनिया के अंदर पोर्ट्रे करे ताकि पाकिस्तान एक पॉजिटिव वे में जा सके और नेशनल और इंटरनेशनल पाकिस्तान क्राइसिस से निकल सके। सरदार साहब लाइन पे रहिएगा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है सईद अब्बास हैदर साहब उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करते हैं जैसा सरदार साहब भी बात कर रहे थे एक लेगेसी है आसिफ अली जरदारी साहब की इसमें कोई शक नहीं उनकी सियासत से आप इख्तिलाफ कर सकते हैं नज़रियात से आपको इख्तिलाफ हो सकता है लेकिन एटलीस्ट जो नाराज़ लोग हैं उनको इकट्ठा करने का फ़न उनके पास है जिस तरफ इशारा भी कर रहे थे सरदार साहब आप समझते हैं कि एक तमामी इदारे पार्लियामेंट को अपने डोमेन में रहते हुए अदलिया को अपने डोमेन में रहते हुए इस्टेब्लिशमेंट को अपने डोमेन में रहते हुए काम करना होगा और फिर इन सबको सिंक भी होना होगा एक दूसरे के साथ ताकि पाकिस्तान डेवलप हो सके पाकिस्तान तरक्की कर सके। आप क्या समझते हैं कि ये टाइम है लड़ाई बहुत हो चुकी है अब चीज़ें बेहतरी की तरफ चली जानी चाहिए चलो कहीं ही से नुक्ता आगाज़ तो वह मौलाना फजल रहमान के बारे में क्या कुछ नहीं कहा जाता था लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनके साथ मुज़ाकरात किए बातचीत की। नहीं ये तो मैं समझता हूँ अभी ये वक्त है कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो पाकिस्तान के हवाले से मुल्क की बेहतरी के हवाले से मिल बैठकर जो है वो सॉल्यूशन निकालें वो पॉलिटिकल सॉल्यूशन हो मुआशी हो या सलामती के हवाले से जो क्राइसिस हैं इस वक्त पाकिस्तान में उन तमाम चीज़ों को मिल बैठकर ही इस वक्त सॉल्व किया जा सकता है। वैसे नहीं हो सकता कि आप जो है वो कंटिन्यू जो है वो लड़ाई लड़ते रहें और लड़ाई का नुकसान अल्टीमेटली रियासत को होगा मुल्क को होगा पाकिस्तान को होगा। तो अब ये वक्त आ गया है अगर आसिफ अली जरदारी साहब इसमें कोई अपना रोल प्ले कर रहे हैं और मुफाहमत की पॉलिसी को अप्लाई कर रहे हैं तो ये अच्छी है और ये रियासत के लिए अच्छी है मुल्क के लिए अच्छी है और इससे मुल्क आगे चलेगा और ये क्राइसिस हो सकता है कि सेटल डाउन हो जाएं और होने भी चाहिए। आखिरी पॉइंट सरदार साहब ओवरऑल जब हम बात करते हैं अब चूँकि महंगाई सबसे बड़ा चैलेंज है आज प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे थे लगता है आपको चूँकि जो नए वज़ीर ख़जाना आए हैं वो 4 साल प्रोग्राम मांग रहे हैं वो चाह रहे हैं कि IMF के साथ हम बेहतर तरीके से डील करें 4 साल का प्रोग्राम लंबा प्रोग्राम मिले ताकि थोड़ा सा हमें खुलकर चीज़ें बेहतर करने का मौका भी मिले और एक हमारे पास टाइम हो और उस टाइम के अंदर हम डेवलपमेंट भी कर सकें अपना जो रेवेन्यू है वो भी जनरेट कर सकें। देखिए तो फिर एक चीज तो समझने की जरूरत है कि जो भी मुल्क IMF के प्रोग्राम में जाता है ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं है जो IMF के प्रोग्राम में बल्कि दुनिया के बेशतर ममालिक जो है
वो आईएमएफ के प्रोग्राम में। आईएमएफ का प्रोग्राम में जाने का मतलब ये होता है, हमें ये सिर्फ 5-7 अरब डॉलर की बात नहीं होती, बल्कि पूरी दुनिया में एक सेटिस्फेक्शन होती है। एक आईएमएफ जो मॉनिटरिंग करता है, उसमें पूरी दुनिया, उसके बाद पूरी दुनिया के लोग एक सपोर्टिव एलिमेंट के तौर पे मुल्कों के साथ जुड़ते हैं, ट्रेड करते हैं, उनके फॉरेन एक्सचेंज उनका आता है मुल्कों के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा वजीर खजाना ने जो डबल प्रोग्राम की बात की है, और उसमें हमें 25-50 साल का प्लान हमें सामने रख के इन 3-4 सालों में काम करना है। हमें आईएमएफ के प्रोग्राम के साथ साथ, जो मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त जो हमारे आर्मी चीफ भी पूरी बाहर मुल्क में गए हुए, आई थिंक कि वो भी ज़ाहिर मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट के लिए कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। और जिस तरह इमरान खान की गवर्नमेंट को भी हमारे उस वक्त के आर्मी चीफ ने फैसिलिटेट किया था, मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त देखें, हमें इस वक्त अपनी पॉलिटिक्स अपने पास रख के मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट के लिए हमने सोचना है। हमें ये नहीं देखना कि कौन है, क्या कर रहा है, किसका डोमेन है या नहीं है। हमें जिस तरह के क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर हैं, अगर खुदा न ख्वास्ता हम इन क्राइसिस से निकलने में कामयाब नहीं होते, तो उसका ये जो 25 करोड़ अवाम है, 24-25 करोड़ अवाम है, ये सारा उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा इनको। तो इस चीज के लिए सबको अपना अपना रोल अदा करना चाहिए। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ पाकिस्तान की जो हमारी आर्म फोर्सेज है, जुडिशरी है या सिविल ब्यूरोक्रेसी है, ये पूरी तरह से अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करे। और आपके चैनल के तवज्जुह से मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और उसके बानी चेयरमैन को रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट के लिए अपना जो ईगो है, अपनी जो चीजें हैं, वो सारी सेटल डाउन करें और मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट के लिए मौजूदा हुकूमत के हाथ मजबूत करें, ताकि मुल्क क्राइसिस से निकल सके। मुल्क क्राइसिस से निकलेगा तो ये सियासत हमारी बाकी बिल्कुल ठीक है। आपने आखिरी बात में ये कहना चाह रहा हूँ कि जो गुड साइन है पूरी दुनिया के लोगों के लिए, कि जो जिस तरह की फ्लेक्सिबल पॉलिटिक्स आसिफ अली जरदारी साहब ने मुल्क के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई है, पूरी दुनिया में मैं वीलॉग देख रहा था, शिकागो ट्रिब्यून ने लिखा, न्यूयॉर्क टाइम के अंदर लिखा कि आसिफ अली जरदारी साहब का मुल्क का सदर बनने से पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो नीचे आएगा, चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। पॉलिटिक्स पाकिस्तान। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब सरदार ज़ाकिर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इसमें कोई शक नहीं, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, जानी चाहिए। यही पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान के लिए भी बेहतर होगा। और हमें सबसे पहले पाकिस्तान का मफाद और पाकिस्तान के इमेज के बारे में सोचना चाहिए, उसके बाद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सियासत होनी चाहिए, और सियासत भी पाकिस्तान के लिए होनी चाहिए। इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।